Hello students, this is Professor Jagdish Chawla and I'll be talking about a few things, a few do's and don'ts जो मैथ्स 2 में आपको करने हैं और कुछ चीज़ें नहीं करनी है. So let's start the things. अब सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स पूछते हैं हम क्या ऑप्शन में छोड़ें. सो लेट मी क्लियर दैट थिंग आउट कि आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इजी इजी टॉपिक्स होते ही हैं. तो एटलीस्ट आपको सिंपल सम्स तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, या जो पास्ट पेपर्स में जो बोर्ड्स के सम्स आए वो तो डेफिनेटली आप सॉल्व कीजिए, बिकॉज काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं. So please do not leave any chapter in option. At least do the simple, basic, straightforward sums from each and every chapter. Secondly, objectives, yes, most of the times, rather हर बार बोर्ड्स ने टेक्स्ट बुक में से ही लाइक ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए एंड काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स व्हेन इट कम्स टू मैथ्स टू. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो यस, द टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स आर मोर देन सफिशिएंट. तो ये दो चीज का ध्यान देना है, नथिंग टू बी लेफ्ट इन ऑप्शन. एटलीस्ट डू द सिंपलेस्ट सम्स. ओके, तो हर चैप्टर के लिए इजी इजी सम्स आप डेफिनेटली कीजिए. पास्ट बोर्ड पेपर्स में एटलीस्ट जो सम्स आए उस चैप्टर के वो डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, and objectives are to be done perfectly. So let's get started. अब maths में this is the flow. Written exam 80 marks, practicals जो कॉलेज में होते हैं वो 20 marks, and then written की अगर हम बात करें तो यहाँ पे section 1 that is maths 1 will be 40 marks, maths 2 will be again 40 marks, and practical आपको ये तो कॉलेज में देना है. जर्नल के 5 marks and problem solving होगा 15 marks का. So I'll be focusing on this part, that is maths 2. So maths 1 में अगर देखें वो section 1 में आता है. So question 1, 2 and 3 that is maths 1, and exactly same format का section 2 होगा. यहाँ पे होंगे question number 4, 5 and 6, right? So again 4 is full of objectives, 6 marks के MCQs हैं, 3 marks true or false, 3 marks fill in the blanks, and then you have 5A, 5B, solve any 2 out of 3, again 2 out of 3. Then 6 में you have ABC, 2 out of 3, then you have 1 out of 3, और last जो होगा, sorry, 1 out of 2, and last जो है वो है 1 out of 2, which will be an activity based question. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, सम्स तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में ही आपके ज्यादा मार्क्स जाते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन में नहीं छोड़ने हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना. टेक्स्ट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव्स आप कर लीजिए, मोस्टली सारे ऑब्जेक्टिव्स टेक्सचुअल ही आते हैं. देन व्हेन वी कम टू एमसीक्यू, एमसीक्यू में बोर्ड ने क्लियरली एक सर्कुलर निकाला कि आपको ऑप्शन ए बी सी डी के साथ आंसर भी लिखना है. सो यू जस्ट कैन नॉट राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ऑप्शन ए फॉर एग्जांपल उसका आंसर है रिग्रेशन, तो ए भी आएगा और आगे रिग्रेशन वर्ड भी लिखना है. तो वो एक चीज का ध्यान देना, कैंसिलेशंस कहीं भी अलाउड नहीं है. इट इज जस्ट वन चांस दैट इज गिवन. अगर आपने कैंसिल करके दूसरा आंसर लिखा, दैट विल नॉट बी काउंटेड. ये इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड पेपर में भी फ्रंट पेज पे प्रिंटेड है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है हम कैंसिल करते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं. सो इफ यू आर नॉट श्योर तो यू कैन लीव स्पेस एंड देन यू कैन कम बैक टू इट. तो प्लीज यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना. ये आपको एक ही चांस दिया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन भी लिखना है और साथ में आंसर भी लिखना है. देन ट्रू फॉल्स में अगेन द सेम रूल अप्लाइज, यू कैन नॉट चेंज द आंसर. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते. और एमसीक्यू में ध्यान देना, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा एंड साथ में आंसर भी लिखना है. व्हेन इट कम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट आप पूरा स्टेटमेंट लिखो और जहां पे आप वो ब्लैंक भरते हो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए. ऑल्दो दैट्स नॉट अ कंपल्शन बट दैट हेल्प्स इन पेपर करेक्शन. तो यस, ये कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव्स को लेके है, तो ये चीज का आप ध्यान देना. बाकी तो आपको सम्स सॉल्व करने हैं. एक और चीज, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. आई रादर इंसर्ट क्या हर क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट कीजिए, बट समटाइम्स दैट वेस्ट पेजेस, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन से 2-3 लाइन में हो जाते हैं तो पूरा पेज वेस्ट हो जाता है. बट यस, वंस यू स्टार्ट क्वेश्चन 5 ऑन अ न्यू पेज, फिर क्वेश्चन 6 शुड बी ऑन अ न्यू पेज, राइट? सो बोर्ड्स ने भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है
कि आप हर एक नया क्वेश्चन नए पेज पे लिखिए. So yes, this is something very basic about how to write the papers. Another important thing, जब आप पेपर लिखते हो और आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट स्पेसिंग का यूज कीजिए. तो आप बीच बीच में स्पेस रखेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा होगी, पेपर करेक्शन करना काफी इजी हो जाएगा और पेपर करेक्टर को समझ में भी आएगा कि आपने क्या लिखा है. सो इफ योर हैंडराइटिंग इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं है हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का, बट ओनली वन थिंग इज कि आप सब क्लटर करके मत लिखिए, थोड़ा स्पेसिंग दीजिए, थोड़े अंडरलाइन कीजिए, बॉक्सेस बनाइए, मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. So spacing really helps, in keeping your paper neat and clean. So let's proceed further now. ये आपके section 2 के जो 8 chapters है, commission brokerage, then you have insurance, then linear regression, time series, index numbers, linear programming, assignment problem and probability distribution. अब ये जो है वेटेज, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में फिक्स्ड ही रहा है. कभी कभी ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में ये 5 मार्क्स के हो जाते हैं, 1 मार्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल यस, दिस इज अ फिक्स्ड वेटेज. दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑल द पेपर्स. इसके अराउंड ही सब क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं. सो नो चेंजेस इन दिस, और जैसा है ये वैसा ही वेटेज बोर्ड्स भी फॉलो करता है. तो ओवरऑल यू हैव 58 मार्क्स, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. Then this is a suggested sequence, although सबको सबका डिफिकल्टी लेवल जो है वो अलग अलग होगा, किसी को कोई चैप्टर इजी लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है, बट जनरली वी इंसिस्ट कि आप एलपीपी पहले कर लीजिए, बिकॉज इसमें 2 ही तो एक्सरसाइजेस है, एक फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी और एक है सॉल्विंग ग्राफिकली, तो वो तो फटाफट हो जाता है. देन यू हैव असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग. दिस इज अ बिग स्कोरर, ये आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए. देन इसमें भी असाइनमेंट में भी अगर आप रीएलोकेशन वाले सम्स कर लेते हैं तो बाकी के टाइप ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. सीक्वेंसिंग में अगर आप 3 मशीन्स वाला सम्स 1-2 अगर प्रैक्टिस कर ले तो 2 मशीन्स भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाता है. देन वी हैव लीनियर रिग्रेशन. यस, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है. इफ यू नो द फॉर्मूले देन दिस चैप्टर इज नो बिग डील. देन टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर्स, एंड लास्ट में ये 3 आप चैप्टर्स ले सकते हो, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एनिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Now let's proceed further. Now generally in maths ये 40 मार्क्स का अगर सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है ईच, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम रखते हैं कि 1 मार्क के लिए 2 मिनट आपको देने हैं. ये एक कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 24, 28 एंड 28 ये हो जाते हैं 80 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, दैट इज 90 मिनट्स. आपको मिलते हैं 3 आवर्स, सो 180 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है. सो 180 में से 90 जनरली हम इक्वली अज्यूम करते हैं, 90 फॉर मैथ्स 1, 90 फॉर मैथ्स 2, बट दैट कैन वेरी. ओके, आप अगर मैथ्स 1 फटाफट खत्म कर लें तो आपको मैथ्स 2 के लिए या सेक्शन 2 के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता है. सो दैट कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट प्लीज रिमेंबर 1 मार्क इज 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. क्योंकि अगर आपको ज्यादा टाइम अगर लग गया तो फिर ये सेक्शन 2 तक आते आते आपका टाइम खत्म हो जाएगा. सो इसलिए मैक्सिमम हम आपको ट्राई करना चाहिए कि मैथ्स 1 में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सको, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इन मैथ्स 2. सो प्लीज रिमेंबर दिस सिंपल थिंग, 1 मार्क 2 मिनट्स एंड यू हैव टू सेव टाइम. ऑब्जेक्टिव्स में आपका काफी सारा टाइम बच जाता है, बिकॉज वहां पे तो हार्डली कुछ सेकंड्स में ही सम्स आपको तो सिर्फ आंसर्स ही लिखने हैं वहां पे. So yes, that can save a lot of time. So yes, please remember this, time is also important. So maths 1 आप जितना fast complete कर सको उतना ही time आप maths 2 में फिर ज़्यादा आपको available रहेगा. Now proceeding further, so this is a rough overall kind of time management है. तो each section 90 minutes, ऊपर नीचे आप 5-10 मिनट कर सकते हो. तो ये याद कीजिए. यस, पेपर रीचेकिंग के लिए प्लीज ध्यान दीजिए, आपके पास एटलीस्ट 10 मिनट्स लास्ट में बचने चाहिए. सो डोंट फॉरगेट दैट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत बार घाई में हमको 2 आंसर्स लिखने होते हैं तो हम एक ही लिख देते हैं एंड वी फील लाइक ओके वी हैव रिटन 2 आंसर्स. तो वो चीज का ध्यान देना. देन लेट्स ओवरऑल सी ईच चैप्टर नाउ. कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा
आपको डिफिकल्ट लगता है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट, ये प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू एंड ऑल। इसमें जब भी इंटरेस्ट पीरियड मंथ्स में दिया रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट पीरियड, नॉट बिल पीरियड, वो क्रेडिट पीरियड होता है। इंटरेस्ट पीरियड की अगर हम बात करें, ओके, उसमें मंथ्स में अगर दिया है तो आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना भूलना नहीं है। नॉर्मली ऐसे सम्स आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कब मंथ्स को ईयर्स में लेना है, वहां पे डेट्स नहीं दिए होते। तो एक भी सम जिसमें अगर देखा आपको डेट्स नहीं दिया है, ओके, एंड वहां पे कुछ मंथ्स दिए हुए, सो दैट कैन बी टेकन एज एन, एंड एन हैज टू बी इन ईयर्स बिकॉज वी आर डीलिंग विद सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ध्यान देना, मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना भूलना नहीं इन प्रॉब्लम्स जिसमें डेट्स नहीं हो। अब डेट वाले सम में भी मंथ्स दिए रहेंगे, राइट, बट वो तो हो जाता है आपका क्रेडिट पीरियड या बिल पीरियड, जिससे आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है, फिर लीगल ड्यू डेट मिलता है, दैट इज द बिल पीरियड, दैट इज नॉट द इंटरेस्ट पीरियड। सो जो भी फॉर्मूला में एन है, जब भी आप एन सब्स्टिट्यूट करोगे, एन हैज टू बी इन ईयर्स। तो अगर डेज में है तो आप डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कीजिए डिवाइडिंग बाय 365, बिकॉज वी डोंट हैव सम्स फॉर लीप ईयर्स, तो सारे सम्स 365 डेज वाले ही है। So that is there, and yes, 365 is a multiple of 73, so that's a hint, 73 के multiples usually आते हैं n में, so it's 73, 146, 219, 365, ये सब 73 के multiples है। So yes, that is one important thing, and एक तो ये बात हो गई कि आपको n हमेशा years में convert करना है और फिर ही formula में substitute करना है। Then commission and brokerage में, yes, you have to remember the different types of agents. Agents आपको याद रखने हैं, factor क्या होता है, then del creditor agent क्या होता है, okay, then you have the broker क्या होता है, okay, so all these things ये objective point of view बहुत ही important है, so वो तो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, so just go through the objectives and that is more than enough. नेक्स्ट मूविंग टू इंश्योरेंस एंड एन्युटी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए, कभी 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है एंड देन 1 मार्क गोज इन द ऑब्जेक्टिव, और मे बी 1 सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स। अगेन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द सिंपल सम। जैसे अगर एन्युटी की हम बात करें तो एन्युटी में अगेन यू हैव ऑर्डिनरी एन्युटी या इमीडिएट या रेगुलर भी बोलते हैं, दूसरा है एन्युटी ड्यू, एंड देन सिंकिंग फंड वाले सम्स आते हैं। सिंकिंग फंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एन्युटी, जहां पे पैसे हम सेव करते हैं, सेव यानी अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज करते हैं सिंकिंग फंड में। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर एन्युटी का टाइप नहीं दिया है देन वी टेक इट एज ऑर्डिनरी एन्युटी या इमीडिएट एन्युटी, और अगर बिगिनिंग वर्ड आया देन इट क्लियरली इंडिकेट्स इज एन्युटी ड्यू। एंड फॉर्मूला में भी अगर आप देखें, ऑर्डिनरी एन्युटी में वी हैव A for accumulated value, P for the present worth, लेकिन ड्यू में it is A dash and P dash। तो वो चीज का आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो बहुत बार रिबेट वाले सम्स आते हैं, जहां पे ऐसे दिया होगा कि प्रीमियम इज 0.8% लेस 20%, तो वो टाइप के सम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। सो 0.8% इज योर प्रीमियम, फिर उसका 20% आप रिबेट लेस कर दोगे, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, राइट। सो रिबेट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन द प्रीमियम, वो लेस करके आपको नेट प्रीमियम मिलेगा। तो रिबेट वाले सम्स आपको ध्यान से करने हैं। ऑल्सो इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्या है। तो बहुत बार पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया रहता है, दे यूज द वर्ड इंश्योर्ड फॉर, सो दैट इंडिकेट्स इट्स पॉलिसी वैल्यू। तो बेसिकली आपको रीड अच्छी तरह से करना है, अंडरस्टैंड करना है डेटा क्या है। एंड एज फार एज वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो तो काफी सारे सम्स हमने देखे हैं पास्ट में कि एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके टेक्सचुअल सम्स ही आए हैं। तो इट शुडंट बी अ बिग चैलेंज व्हेन इट कम्स टू वर्ड प्रॉब्लम्स। यस, जब टेबल वाले सम्स आते हैं तो थोड़े बहुत सम्स हमने देखे हैं, कुछ डेटा वो लोग मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज वहां पे स्कोप है, नंबर्स थोड़े बहुत चेंज कर दिए, टोटल चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स एज फार एज अब तक की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम टू सेम वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, so it shouldn't be that big a challenge. So these are a few points related to commission, brokerage and discount. Remember the different types of agents, then n को years में change करना भूलना नहीं,
ओके, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स एंड प्लीज ये ट्रू एंड वन मोर थिंग, या ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है ये काफी पॉपुलर एमसीक्यू है, या आई कैन से ऑब्जेक्टिव में आता है। बैंकर्स डिस्काउंट इज आल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट, तो ये भी आप ध्यान कीजिए। सो नथिंग मच टू से, इसमें आपको डेटा अगर आपको समझ में आ गया तो उससे फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू गेट द आंसर्स। सो यस, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें भी अगर ओवरऑल देखें तो दो ही टाइप के सम्स हैं। एक है फाइंडिंग द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जिसमें डेटा दिया होगा और आपको ढूंढना है इक्वेशन, जस्ट हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशंस, राइट, y on x इक्वेशन एंड x on y। आई होप यू नो y on x हम कब यूज करते हैं, जब y प्रेडिक्ट करना होता है, एंड x on y कब यूज करते हैं, जब हम x प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ y। तो ये फर्स्ट टाइप में तो वही है आपका एक्सरसाइज जो 3.1 एंड 3.2 है टेक्स्ट बुक पे, उसमें तो आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस ही ढूंढने हैं, डेटा दिया हुआ है और आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। फिर जो थर्ड एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस दिए होंगे, यू डोंट हैव टू फॉर्म, ओके, दे विल बी गिवन, द इक्वेशंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व देम। सॉल्व मतलब आपको उसमें से डेटा ड्रॉ करना है। बोर्ड्स में ये ज्यादातर टाइप बहुत बार पूछा गया है, यू नो, इक्वेशंस आर गिवन and you have to obtain the data from the regression equations। तो yes, focus on this 3.3, ये वाली एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली बात है, एक और चीज इसमें जो टाइप नहीं हुई है दैट इज द प्रॉपर्टीज। वो एक ही सम है आपका, आई थिंक सो इट्स इन 5.1 और 5 सॉरी 3.1 या 3.2 में है, विच क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, which is based on properties of regression coefficients। तो वो प्रॉपर्टीज आप ध्यान से कीजिए, वो मेजरली ऑब्जेक्टिव्स में आता है 1 मार्क के लिए। तो यस, दिस इज अबाउट लीनियर रिग्रेशन। एक और कुछ कहना चाहूंगा कि अगर टेबल वाले सम्स आते हैं जिसमें टोटल वोटल काफी सारा करना हो, ट्राई एंड अवॉइड दो सम्स, बिकॉज उसमें चांसेस है आप स्ट्रेस में आके आपने टोटल गलत कर दिया, क्योंकि टोटल रॉन्ग हुआ तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। So try and avoid the sums जिसमें टोटलिंग वगैरह ज्यादा हो, you know, so if possible go with the second option। अगर वो नहीं आता है then obviously you have no choice, you go with the totaling वाले sums या जिसमें tables दिए रहते हैं। So yes, this was about linear regression। Next, तो इसमें खाली याद करना है आपको, फॉर्मिंग करना है, सॉल्विंग करना है एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट कम्स टाइम सीरीज। यस, इसके जो 4 कंपोनेंट्स है टी एस सी आई, अगेन ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान से करना है। सो द 4 कंपोनेंट्स, और इसमें से आपको सिर्फ ट्रेंड के 3 मेथड्स आपको स्टडी करने हैं, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मूविंग एवरेजेस। अब ग्राफिकल मेथड यस पूछा गया है, बोर्ड में 3-3 मार्क के सम्स आते हैं, वेरन आपको नॉर्मल पेपर पे ही ग्राफ प्लॉट करना है। दे डोंट एक्सपेक्ट हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन दिस। तो एलपीपी हो या टाइम सीरीज का ग्राफिकल मेथड हो, आपको वहीं पे एक रफ स्केच करना है। एंड ये इसमें जब टाइम सीरीज का ग्राफ बना है तो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देना जो ट्रेंड इंडिकेट करता है, वेदर इट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। एंड लाइन ऐसी होनी चाहिए कि सेंटर में से हम पास करते हैं, सो दैट यू हैव इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के अबव एंड बिलो। तो ये एक है ग्राफिकल मेथड टू बी डन ऑन द नॉर्मल रूल्ड पेपर। देन यस, मूविंग एवरेजेस, ये अगर हम बात करें ये तो बहुत ही स्कोरिंग है, समटाइम्स ये एक्टिविटी में आ जाता है। तो 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। 4 ईयरली का सिर्फ आपको ध्यान देना है, 4 ईयरली में यू लीव अ लाइन इन बिटवीन, बिकॉज 4 ईयरली में सेंटर ईयर होता नहीं है, राइट। 3 ईयरली में सेकंड ईयर इज द सेंटर ईयर, 5 ईयरली में थर्ड ईयर सेंटर मिल जाता है, 4 में सेंटर नहीं मिलता है। तो अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे, एक एक लाइन नहीं लीव करेंगे, तो टेबल आपका थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा। तो वर्ड ऑफ एडवाइस कि अगर आप 4 ईयरली में एक एक लाइन लीव करें तो टेबल नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको स्पेस भी मिल जाएगी टोटल्स एंड एवरेजेस लिखने के लिए। देन कम्स मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये भी बोर्ड्स का काफी हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है। इसमें एक्टिविटी में भी ये सम्स आते हैं या नॉर्मल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आते हैं। सो अगेन इसमें 2 है, ऑड एंड इवन, तो इसका भी आप प्रैक्टिस कीजिए। सो देयर इज नथिंग मच इन दिस। तो अगर आपने एक एक सम भी इसका हर एक टाइप का कर लिया, दिस चैप्टर इज टेकन केयर ऑफ। सो
दिस इज अबाउट टाइम सीरीज। नेक्स्ट इज द स्कोरिंग, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है इंडेक्स नंबर्स का। सिंपल एग्रीगेट मेथड है, वेटेड एग्रीगेट मेथड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। इसमें से यस वेटेड एग्रीगेट का आपको फॉर्मूले बहुत ध्यान से स्टडी करने हैं। समेशंस की स्पेशली बहुत बार मिस्टेक होती है, एक ही समेशन दिया रहेगा एंड देन यू हैव P1 Q0 अपॉन P0 Q0, तो घाई घाई में लोग उसी को टिक कर देते हैं। समेशन दोनों के अलग अलग होने चाहिए, ऊपर समेशन अलग, नीचे समेशन अलग। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। Then when it comes to Dorbish बोले, we have to write the detailed formula in objectives, not Lasprais plus Pastries upon 2, वो objectives में नहीं चलेगा, तो आपको detailed formula लिखना पड़ेगा। half of, then you have summation P1 Q0 upon P0 Q0, वो वाला detailed formula आपको इसके लिए Dorbish बोले के लिए लिखना पड़ेगा। And same thing is for Fishers. Fishers का भी you cannot write the shortcut formula in objective. You cannot say it is just root of Lasprais index into Pastries index. वो आपको detailed formula उसका भी लिखना होगा। And when it comes to Marshall Edgeworth में भी आपको जो sums में हम use करते हैं वो formula नहीं लिखते। This is a very funny thing. तो sums में हम Lasprais Pastries वाले terms का formula use करते हैं, लेकिन जब objectives की बात आती है देन मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 द होल थिंग इनटू 100। तो वो ध्यान देना। एंड ये टेक्स्ट बुक में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए। सो थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के दो मेथड्स हैं, उसमें भी जो सेकंड मेथड है समेशन आई, फैमिली बजट मेथड, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, अब बहुत लोग उसमें इनटू 100 कर देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो याद कीजिए जिसमें भी P1 P0 Q1 Q0 ये सब टर्म्स अगर फॉर्मूला में है, उन्हीं फॉर्मूला में हम इनटू 100 करते हैं। ओके, सो यू डोंट हैव समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू में P1 P0 नहीं है, राइट? वो फॉर्म अगर यस उसका जो पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100 है, राइट? वहां पे हम इनटू 100 करते हैं, लेकिन फैमिली बजट में इनटू 100 नहीं करना। तो जहां भी है आपको P1 P0 Q1 Q0 ये टर्म्स अगर दिखते हैं फॉर्मूला में, वहीं पे इनटू 100 करना है। ओके, सो यस, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के एप्लीकेशंस भी करना, ये एंड में दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तो बेसिकली रियल वेज कैलकुलेट करने में ये काम आता है। देन रियल वेज के बाद यू हैव डियरनेस अलाउंस टू सेटल डिस्प्यूट्स, वेज डिस्प्यूट्स, तो ये इसके एप्लीकेशन है। देन परचेसिंग पावर ऑफ मनी, वो कैलकुलेट करने के लिए CLI काम आता है, तो ये उसके एप्लीकेशंस है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स। ओके, डियरनेस अलाउंस में होता है इसका यूज, परचेसिंग पावर कैलकुलेट करने में यूज होता है, रियल वेज कैलकुलेट करने में CLI यूज होता है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए हैं। तो ये है अबाउट, दिस वाज अबाउट चैप्टर 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट वी मूव टू चैप्टर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन एज आई सेड, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर तो नहीं दिया रहेगा, नॉर्मल पेपर पे ही करना है। स्केल आप ध्यान से लीजिए, जितना डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस पे लेते हो उतना ही डिस्टेंस आप वाई पे लीजिए। तो अगर एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, आई वुड डेफिनेटली एडवाइस कि 1 सेंटीमीटर का मार्किंग प्रॉपर्ली कीजिए, एक्स पे भी एंड वाई पे भी, बिकॉज वाई आप एक्स पे तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, लेकिन वाई पे फिर आप एक एक लाइन मार्क करते हो ना, 1 लाइन इज नॉट 1 सेंटीमीटर। तो आई ऑलवेज एडवाइस कि आप एक्स पे भी स्केल रख के मार्किंग कीजिए और वाई पे भी आप स्केल रख के मार्किंग कीजिए। तो ग्राफ पेपर तो नहीं होगा, नॉर्मल रूल पेपर पे ही करना है। सो फॉर्मिंग ऑफ LPP एंड देन यू हैव सॉल्विंग में ग्राफ, ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड जो है कॉर्नर पॉइंट मेथड जिसे बोलते हैं। तो फॉर्मिंग में तो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा, देन कंडीशन के हिसाब से आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला जो फॉर्मेट है उसमें लिखना है। दैट इज फॉर्मिंग ऑफ LPP। एंड सॉल्विंग में यस ग्राफिकली। समटाइम्स इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग दोनों साथ में आ जाते हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करें हम? देखिए बहुत बार पूछा जाता है हाउ मेनी, तो दैट फ्रेज हाउ मेनी आ जाता है, मतलब आपको फॉर्म करना है पहले और फिर हाउ मेनी ढूंढने के लिए सॉल्व भी करना है। तो ये एक फ्रेज पे ध्यान देना, अगर सम में हाउ मेनी आ गया तो ये डुअल सम हो जाता है, फॉर्मिंग
एज वेल एज सॉल्विंग। अगर सिर्फ फॉर्मुलेट कहा गया है देन तो सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मुलेट ही करना है। ओके, द एलपीपी इज देन मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब्जेक्ट, वो फॉर्मूला के छोड़ देना है। सॉल्विंग आया तो वो भी क्लियरली आपको पता चल जाता है। लेकिन जब हाउ मेनी आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम में तो फॉर्म करने के बाद आपको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग की, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें यस जब भी आप इसमें असाइनमेंट में ऑब्वियसली यूज हंगेरियन मेथड। अब उसमें हेडिंग्स लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रो मिनिमाइजेशन कर रहे हो या रो रिडक्शन कर रहे हो, यू हैव टू राइट द हेडिंग्स कि आप रो मिनिमाइजेशन कर रहे हो, कॉलम मिनिमाइजेशन कर रहे हो, या फिर आप मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये सम स्टार्ट करने के पहले 3 चीजों का ध्यान देना है। आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस होगा तो वहां पे हम इंफिनिटी डाल देते हैं, और मैक्सिमाइज हुआ तो उसे हम मिनिमाइज में ले आते हैं, राइट। जनरली प्रॉफिट्स दिए होते हैं तो प्रॉफिट्स को हम अपॉर्चुनिटी लॉसेस में पहले कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी कन्वर्ट मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज। तो वो चीजों का ध्यान देना है। एक बार वो हो गया देन यू स्टार्ट विद रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, देन मिनिमम लाइंस एंड एलोकेशन। और वहां अगर आंसर नहीं आता है then obviously you have to go with reallocation. Now sometimes आपको 2 solutions मिलते हैं, ओके आपके 2 आंसर्स आ सकते हैं, तो वो दोनों दैट इज मल्टीपल सोल्यूशन वाले भी सम्स है। तो 2 अगर आंसर्स मिलते हैं तो आपको दोनों दिखाने हैं। इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम दोनों के दोनों आंसर्स आपको दिखाने होंगे, दिस और दिस, एंड देन उनका टोटल जो भी वैल्यू है इफ यू सी वो सेम ही आएगा। तो दिस वाज अबाउट असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो अगर 3 मशीन्स आप प्रैक्टिस करते हो तो यस दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें 2 मशीन्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। 3 मशीन्स में भी आपको सारे स्टेप्स डिटेल में लिखने होंगे। अब जैसे पहले स्टेप है कि यू हैव टू चेक वेदर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, देन कंबाइनिंग 3 मशीन्स इनटू 2 मशीन्स, फिर ऑप्टिमल सीक्वेंस। अब यहाँ बहुत बार ऑप्टिमल सीक्वेंस एक से ज्यादा आते हैं, तो आइडियली भी प्रेफर आप जितने आए उतने लिखो, 5-6 अगर आते हैं, बट कम से कम 2 या 3 तो आप ऑप्टिमल सीक्वेंस लिखिए ऑप्शन में। तो अगर 2 से ज्यादा ऑप्टिमल सीक्वेंस आते हैं, एक से ज्यादा रादर, तो अगर 2 या 3 सीक्वेंसेस बनते हैं तो प्लीज शो दो सीक्वेंसेस। टेबल आपको एक का ही बनाना है, तो जिसका आप जो पहला सीक्वेंस आप लिखोगे उसी का आप टेबल प्रिपेयर कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड टेबल भी ध्यान दीजिए 3 मशीन में आपको 3 मशीन्स का करना है। जो टेम्पररी 2 मशीन्स है उसका टेबल नहीं बनाना है, आपको 3 मशीन्स का आपको टेबल बनाना है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है सीक्वेंसिंग में। सो व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल सीक्वेंसेस पॉसिबल, शो देम, शो अ कपल ऑफ देम, 2 और 3 सीक्वेंसेस, बट टेबल आप जो पहला वाला सीक्वेंस लिखोगे उसी का आप बनाइए। So this was about assignment problem and sequencing. अब नेक्स्ट जो है वो है probability distribution। इसमें पहले आता है PMF, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 की अगर हम बात करें, देन उसमें ही एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड एज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप ऑप्शन में छोड़िए ही नहीं, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज पे है बेस्ड। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, समेशन px इज 1, उस पे 3-3 4-4 मार्क के सम्स आ जाते हैं। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x, variance, standard deviation which is root of variance, positive root of variance. So yes, don't leave the first exercise an option. So that is quite simple. पीडीएफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे समेशन हम यूज नहीं करते, यहाँ पे समेशन गेट्स रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। अब इसमें जनरली देखा गया कि इसके जो सम्स है वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए, 1 या 2 मार्क्स वो ऑब्जेक्टिव्स में डाल देते हैं पीडीएफ में से। तो सिंपल सिंपल सम्स आते हैं पीडीएफ के, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स नहीं, यू कैन रिफर द बोर्ड पेपर्स। सो स्टार्टिंग के जो सिंपल सिंपल सम्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स जो हम करते हैं, ओके, एंड देन एरिया अंडर द कर्व ढूंढते हैं, वही बेसिक सम्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स नहीं आते हैं। सो इफ यू नो मैथ्स 1 का डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, तो दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तो इसके यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स में ही सम्स अब तक पूछे गए, 1 या 2 सम्स आते हैं पीडीएफ के। एंड देन यस, ये दोनों के लिए सीडीएफ वाले सम्स बहुत बार आए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अगर अपर लिमिट के आगे एफ ऑफ एक्स जाता है देन योर प्रोबेबिलिटी इज 1, एंड लोअर लिमिट के बिलो अगर कैपिटल एफ एक्स पूछा गया है देन इट्स 0।
ओके, सो वो भी एक ध्यान से कीजिए। अगेन इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक में है, तो वो आपको करने हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट इज बाइनोमियल इन पॉइजन। रिमेंबर फ्यू थिंग्स अबाउट बाइनोमियल। बायपैरामेट्रिक है, पॉइजन इज यूनिपैरामेट्रिक बिकॉज बाइनोमियल डिपेंड करता है दो वैल्यूज पे, n और p, राइट, एंड पॉइजन सिर्फ m पे डिपेंड करता है, m दैट इज द एवरेज। ओके, देन इसके मीन एंड वेरिएंस के सम्स आते हैं। बाइनोमियल का मीन है n इंटू पी, वेरिएंस इज n इंटू पी इंटू क्यू, उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी सम्स आते हैं। देन बाइनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज x फॉलोज b, ब्रैकेट में n कॉमा p, तो वो याद कीजिए। एंड तो दैट्स इट अबाउट बाइनोमियल। तो इसके डायरेक्ट सम्स आप कर सकते हो। अगर n और p मिल गया तो प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ सकते हो p ऑफ x का फॉर्मूला यूज करके। पॉइजंस में ये तो काफी इजी सम है, मतलब इजी सा टॉपिक है। इसमें m, मोस्टली m तो दिया ही रहता है और आपको हिंट भी मिल जाता है क्योंकि ब्रैकेट में e रेज टू माइनस m की वैल्यू दी होती है, वहां से हिंट मिल जाता है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है और ये बहुत ही सिंपल है। इफ यू नो m देन यू कैन इजीली फाइंड p ऑफ x। एंड यहाँ पे मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, दिस इज यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ये सिर्फ m पे डिपेंड करता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन m पे। अब बाइनोमियल एंड पॉइजन दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस है, which is actually PMF। तो PMF एक्चुअली क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों उसी के टाइप है, बाइनोमियल एंड पॉइजन। सो बोथ आर टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज, द थर्ड एंड द फोर्थ, ये अगर आप कर लें, सेकंड के आप बेसिक बेसिक सम्स कीजिए, वो भी इंटीग्रेशन अगर आपको आता है, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, वही वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज में आता है, यू नो, व्हेन इट कम्स टू पीडीएफ। सो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, मैनेजेबल है ये। एंड ये इसमें वो एक k वाला क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, k दी मिसिंग होता है p ऑफ x के रो में, इन समेशन p ऑफ x इज 1, वहां से k मिल जाएगा एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। तो या दिस इज अ मैनेजेबल टॉपिक। तो प्लीज बोर्ड के सम्स भी अगर आप प्रैक्टिस कर ले इस चैप्टर के तो भी सफिशिएंट है। तो प्लीज डोंट लीव दिस चैप्टर इन ऑप्शन, अगेन आई एम सेइंग don't leave any chapter rather in option. This was about probability distribution. अब यहाँ पे एक पेपर दिया है, देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट ने लिखा है, ऑप्शन लिखा है, फिर उसने आंसर भी लिखा है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नो, ए बी सी एंड साथ में आपको आंसर भी लिखना है। ओके, तो ये एक चीज का ध्यान देना। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए मैंने कहा था ये समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, इसमें 100 नहीं डालना, ऑप्शन में एक 100 वाला भी दिया होगा, तो यहाँ पे समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, नो इंटू 100। तो ये चीजों का ध्यान देना है। कंप्लीट स्टेटमेंट आप लिखते हो तो बेटर है, ओके, बट प्लीज कैंसिल नहीं करना। एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, बोर्ड विल नॉट कंसिडर द सेकेंड आंसर, तो इसमें आप ध्यान दीजिए। इफ यू आर नॉट श्योर, लीव सम स्पेस। एंड अगेन जैसे क्वेश्चन 4 यहाँ पे स्टार्ट किया है, देन ए बी सी कंटिन्यू हो रहा है, फिर जैसे 5 आएगा तो वहाँ 5 चला जाएगा। देन इसमें भी स्टेटमेंट लिखा है, देन वी एक्सपेक्ट द आंसर ट्रू और फॉल्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, यस, पूरा पूरा ब्लैंक लिखा है और ये अंडरलाइन भी किया है इसने। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हुआ है, देन 5, यहाँ पे भी 5 लिखा है, सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ 5, राइट, न्यू पेज पे स्टार्ट किया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देन 5 ईयरली वाला यहाँ पे सम पूछा गया है, सो इट बी वेरी केयरफुल। अभी यहाँ पे भी देखिए ये 3 मशीन वाला सम है, बहुत लोग इसको ये समझ लेते हैं कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 कॉलम्स है और ये 3 रोज है। हमने एक सम ऐसे किया ही नहीं है यहाँ पे अनबैलेंस जिसमें 2 0 0 वाले रोज है, तो इसमें बहुत गड़बड़ होती है। 3 मशीन्स वाला सम होता है और लोग उसे असाइनमेंट प्रॉब्लम समझते हैं, तो ये मिस्टेक प्लीज मत करना। रीड इट वेरी केयरफुली कि वो असाइनमेंट प्रॉब्लम है या सीक्वेंसिंग। जब भी 3 रोज आ जाते हैं प्लीज बी कॉशियस, ओके, ये स्पेशली ध्यान देना। जब भी 3 रोज वाला ऐसे सम दिया होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि वो असाइनमेंट है या फिर सीक्वेंसिंग है। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज आप पूरा सम उसको असाइनमेंट की तरह करोगे, वो सॉल्व तो होगा ही नहीं वैसे भी, ओके, एंड आपके 4 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट, यस, यहाँ पे
ईयर, प्रोडक्शन और ये वाला ऑड एंड इवन वाला सम जो आया है टाइम सीरीज का, ट्रेंड वैल्यूज वी डू एक्सपेक्ट आप लिखो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो ऐसे कंपलसरी नहीं है। ओके, ट्रेंड वैल्यूज अगर आप नहीं भी लिखो, अगर टाइम परमिट्स देन यस यू कैन ड्रॉ दिस कॉलम, अदरवाइज इट्स नॉट अ कंपल्शन, बिकॉज जनरली बोर्ड्स में पूछते नहीं है ट्रेंड वैल्यू। तो यस, ये वाला एक कॉलम ऑप्शनल है। अगर पूछा गया है राइट द ट्रेंड वैल्यूज तो आपको सभी ट्रेंड वैल्यूज लिखनी होगी। हाँ, लेकिन अगर प्रेडिक्ट करने कहा गया है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है फॉर 1990 व्हाट इज द ट्रेंड वैल्यू, तो टी को आपको पहले यू में कन्वर्ट करना होगा, राइट? डायरेक्टली टी हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो टी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू यू, और फिर वो यू की वैल्यू हम ट्रेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये एक चीज का ध्यान देना व्हेन इट कम्स टू टाइम सीरीज। अगेन इफ यू सी, एंड में आंसर्स आपको लिखने हैं, ओके, दैट गोज विदाउट सेइंग। ये तो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी कहा गया था, राइट, कि वर्ड प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, फाइनल आंसर आपको लिखना ही है, बिकॉज जब मॉडरेटर के पास ही पेपर जाएगा तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट द आंसर्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन। देन यहाँ पे भी लास्ट फ्रेज पास्ट फ्रेज पूछा गया है, एंड यहाँ पे ये असाइनमेंट वाला है, देखिए 4x4 है। ओके, सो यस यू हैव टू राइट द हेडिंग्स कि आपने रो रिडक्शन किया, कॉलम रिडक्शन किया, या एटलीस्ट जैसे यहाँ पे लिखा है सबट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन द रो बाय मिनिमम नंबर, और यू कैन सिंपली राइट रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, वो हेडिंग्स भी, लेकिन कुछ तो आपको मेंशन करना ही होगा कि आप कर क्या रहे हो। एटलीस्ट वो स्टेप का हेडिंग तो आपको लिखना है, अगर इतना डिटेल्ड में नहीं लिखते हो, एटलीस्ट राइट रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, एलोकेशन, so these things are expected। अगेन यहाँ पे भी जैसे फाइनल आंसर लिखा है, सो यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर, ओके। एंड यस, मार्जिन एक बना देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली लिखने के लिए। मेन क्वेश्चन हो गया, ये ABC वाला जो भी ऑप्शन है, एंड देन उसमें से आप जो सिलेक्ट करते हो। ट्राई नॉट टू जंप, यू नो, अगर आप क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हो तो पूरा 5A 5B एक साथ ही होना चाहिए। इट शुडंट बी 5A किया फिर आप 6 चालू कर दो और बीच में ही बाद में आप 5B, तो बोर्ड माइट नॉट करेक्ट दैट, ओके। तो आपको सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। अगर आप सेक्शन 2 स्टार्ट कर तो लाइन वाइज जाना है। यू कैन नॉट हैव क्वेश्चन 1 कर दिया सेक्शन 1 का, फिर सेक्शन 2 पे आ गए, फिर 1 पे चले गए, वो भी नहीं चलेगा। तो सेक्शन 1 पूरा करना है ऑर्डर में, देन ऑन अ न्यू पेज यू स्टार्ट विद सेक्शन 2। सेक्शन 2 और या हो या सेक्शन 1 हो, नया क्वेश्चन नए पेज पे ही आपको स्टार्ट करना है। So these are the few little things which you have to keep in mind। देन ये एक सम है रिग्रेशन का, अगेन आपको डेटा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस ढूंढनी है एंड वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। ऑल्सो रिमेंबर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू दी हुई है, ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट, वैल्यू तो हम कोई भी दे सकते हैं, राइट, और जो वैल्यू ढूंढनी है दैट इज डिपेंडेंट। तो जैसे y ऑन x हुआ तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, x दिया होगा आपको, y ढूंढना है, या x on y में x is dependent on y, तो x will be given and sorry x on y, so x depends on y will be given and you have to find x। तो ये एक चीज का भी ध्यान देना, dependent and independent variable, okay, so y on x मतलब y is dependent on x, x on y में x is dependent on y, so keep these things in mind। एंड प्रेजेंटेशन, यस, जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बॉक्स प्रॉपर्ली डालने हैं। इन बिटवीन स्टेप्स आप रफ में मत कीजिए, ओके। एक्टिविटी में सॉल्व द सम एज यू आर नॉर्मली सॉल्विंग द सम, सिर्फ ये बॉक्सेस आप सही जगह पे डालिए एंड कीप इट वेरी नीट एंड क्लीन, नो रफ वर्क। यहाँ पे साइड में रफ वर्क क्यों करना है? आप यहाँ पे फेयर में ही आप सम सॉल्व कर दीजिए, तो जहां जहां ये बॉक्सेस है वहां पे ये बॉक्सेस आप डालते जाइए, ओके। सो यस, दीज आर अ फ्यू लिटिल थिंग्स and that's it, that would be all। so remember a few things, घाई नहीं करनी है, select the right questions, okay, because the choice of questions will depend आप कितना टाइम लोगे। तो क्वेश्चन पेपर आपको एडवांस में मिल जाते हैं तो आप क्वेश्चंस बराबर टिक कीजिए, मैथ्स 1 में टाइम सेव कीजिए so that you can use it in maths 2, nothing to be left in option। एंड yes, लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स आपको डेफिनेटली सारे करने हैं। जो एकदम बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स है मैथ्स 2 के वो जरूरत नहीं है, बट जो डायरेक्ट है
ओके, बोर्ड्स में आ चुके हैं, वो भी रिपीट होते हैं, सो प्लीज डू दोज थिंग्स वेरी वेल, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।